मैं आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या पहली दफा या इस इतिहास में 42-43 साल के इतिहास में एक जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रही है बीजेपी, इसीलिए यहां 1.5-2 महीने पहले बीजेपी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और लग रहा है कि अब अगर हार गए तो फिर 2024 बचाना मुश्किल होगा और बार बार पुलवामा नहीं होता है। इस देश के सेना पर हमको आपको सबको भरोसा है, इसलिए भी अब पुलवामा नहीं होगा। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, आप धर्मनिरपेक्ष हो क्या? मेरा जवाब यह भी है कि क्या आप धर्मनिरपेक्ष हो, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष होना भी एक गाली हो गया। कांग्रेसी होना तो गाली है ही, धर्मनिरपेक्ष होना भी गाली। दरअसल ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि चुनाव के पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की हो। कांग्रेस में यह होता रहा है कि नाम वापसी के दिन तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होती थी। कई बार कहा जाता था कि 2-3 लोगों से कहा जाता था कि आप भी नामांकन भर दो, आप भी नामांकन भर दो। उम्मीदवार नामांकन भर देते थे कांग्रेस की ओर से और किसी एक के पक्ष में चिट्ठी चली जाती थी और उसे टिकट मिलता था, बाकी लोग नाम वापस ले लेते थे। ऐसा कांग्रेस में होता रहा है, लेकिन बीजेपी में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक और खास बात यह कि मध्य प्रदेश में जिन 39 सीटों पर बीजेपी ने टिकट की घोषणा की है, उन 39 में से 22 सीटें आरक्षित वर्ग की हैं। यानी 39 में से 22 सीटें आरक्षित वर्ग की है। जिस क्षेत्र में राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी, आरक्षित सीटों पर बड़ा ध्यान दिया था कांग्रेस ने, तो बीजेपी देख रही है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं तो क्या कर रहे हैं, कहां गए हैं, और उन्हीं सीटों पर बीजेपी अपना पूरा जोर लगाए हुए है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों आए थे। उन्होंने मध्य प्रदेश सागर में संत रैदास की स्मृति में 100 करोड़ के एक मंदिर की घोषणा की थी, शिलान्यास भी किया था और ये घोषणा की थी कि इसका उद्घाटन करने भी मैं ही आऊंगा। यानी वो मुतमईन है कि वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, उन्हें बुलाया जाएगा और वो ही आएंगे। तो ये जो परेशानी है बीजेपी की, ये कई दिनों से है। कल दिल्ली में आपने सुना ही होगा, जानकारी होगी आपको कि कल दिल्ली में बीजेपी की आला कमान की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नड्डा, राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सहित तमाम राज्यों के प्रभारी थे। चर्चा ये हुई कि आगामी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आगामी चुनाव जो हैं, उनमें पूरी ताकत झोंक दी जाए, किसी भी तरीके से नाक न कटने पाए, क्योंकि हमें अब लखनऊ से होकर दिल्ली नहीं जाना है, हमें भोपाल और रायपुर से होकर दिल्ली जाना है। और दुष्प्रचार की शुरुआत ये भी हुई। आईटी सेल ने राजेश पायलट पे भी इल्जाम लगा दिया। जो व्यक्ति मिजोरम पर बमबारी के बाद जिसे कमीशन किया गया, उस व्यक्ति पर आरोप लगा दिया गया और उद्देश्य यह था कि भारतीय वायुसेना को बेइज्जत किया जाए, क्योंकि बीजेपी का आईटी सेल तो महामानव है। ये सब बातें देखकर मुझे लगता है कि बीजेपी को एहसास है कि बीजेपी के अच्छे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन जाने की चिंता उसको वैसे ही है जैसे कि एक जमाने में राजेश खन्ना का बड़ा जलवा था, सुपरस्टार थे। तो इस तरह मोदी जी के भी सुपरस्टार थे राजनीति के। उनको वो टीवी पे आते थे तो लोग घर जाके ढूंढते थे कि किस चैनल पर मोदी जी का भाषण चल रहा है। अब उल्टा है कि अगर मोदी जी दिख जाए किसी चैनल पे तो चैनल बदल देते हैं। तो यही बात है और इस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी, तो तय है। और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की बेचैनी है वो ये देखने में आती है कि किस तरह तैयारी की गई। बीजेपी ने पूरे देश के तमाम विधानसभाओं से 230 विधायकों का चयन किया है और वे 230 विधायक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में जाएंगे। उन्हें प्रभारी बनाया गया है। वे वहां उम्मीदवार के चयन से लेकर उम्मीदवार की रणनीति से लेकर उसे जिताने तक का दावा की जिम्मेदारी उन पर होगी। और मध्य प्रदेश में खासकर इंदौर में जो आ रहे हैं वो अधिकतम गुजरात के विधायक हैं। तो गुजरात मध्य प्रदेश का बड़ा कनेक्शन है, इंदौर से गुजरात का बड़ा सीधा कनेक्शन है। तो ये भी देखने में आएगा कि आखिर गुजराती विधायक क्या करते हैं मध्य प्रदेश में।
बीजेपी ने एक बात और की है, जहां जहां कांग्रेस के विधायक जीते थे पिछली बार, बीजेपी हारी थी, उन सभी सीटों पर उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके नीचे से कालीन खिसक रहा है और वे जिस जमीन पर खड़े हैं वो जमीन उनकी रहने वाली नहीं है। राजीव जी राजीव जी, जो हालात हैं वो जो हमें नजर आता है उससे कहीं बुरे हैं। और मूल बात यह है कि बीजेपी की सरकार यह बात जानती है कि देश की हालत बहुत बुरी है। इससे ध्यान बटाने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो कुछ न कुछ तमाशे करती रहती है। बीजेपी का समर्थक मीडिया, बीजेपी की समर्थक संस्थाएं और बीजेपी के खास सिपह सालार हमेशा वे बातें करते हैं जिससे लोगों का ध्यान जाए, मूल मुद्दों की तरफ ध्यान जाए ही नहीं। जी। किसान आंदोलन की बात होती, हम अपने किसानों को गेहूं का बढ़ा हुआ दाम नहीं दे सकते, लेकिन हम रूस से 80 लाख टन से 1 करोड़ टन गेहूं इंपोर्ट कर सकते हैं। भारत के पिछले कई दशकों के इतिहास में पहली बार देश में गेहूं की कमी हो रही है और हमें गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमें दाल इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें खाद्य तेल तो हम इंपोर्ट करते ही हैं। पेट्रोल डीजल तो हम करते थे, समझ में आया कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल नहीं है, लेकिन अब गेहूं का आपको इंपोर्ट करना पड़े। और हालत यह है कि आप अपना चावल जो एक्सपोर्ट करते थे आपने एकाएक रोक दिया, क्योंकि आपको गेहूं और चावल सड़ाना है और उससे शराब बनानी है। जो दुनिया के देश आपसे चावल मांगते हैं आप उनको चावल देने को तैयार नहीं, जबकि आपके पास चावल है, क्योंकि आपको उसका फायदा कुछ व्यापारियों को देना है। शराब बनाना ज्यादा जरूरी है, मानवता की सेवा करना नहीं। आप रूस को डॉलर में या रूस को विदेशी मुद्रा में भुगतान करने को तैयार हैं गेहूं के लिए, लेकिन अपने किसानों बढ़ी हुई कीमत देने को तैयार नहीं। आप किसान कानून बनाते हो और अपने किसानों की देश में 66% क्षमता में देश के उद्योग चल रहे हैं, केवल 66% कैपेसिटी में। समझिए कि 1/3 से ज्यादा क्षमता उनकी उपयोग में ही नहीं आ रही जी। सारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, किराने की दुकान वाले, उन सबको धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है और बड़ी बड़ी दुकानों को तवज्जो दी जा रही है। अब ये होने वाला है कि अगर आप हाईवे के किनारे ढाबा खोलेंगे तो वो भी नहीं खोल सकते, उसके लिए भी आपको एक खास परमिशन चाहिए, इतनी जमीन होनी चाहिए। यानी छोटा मोटा कोई आदमी जिसके पास 10-5 करोड़ नहीं हो, ढाबा भी नहीं खोल सकता। आप कोई गाड़ी रिपेयर कर लें तो गाड़ी रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी कानून आ रहे हैं कि केवल इतने हजार वर्ग मीटर वाली जगह पे ही आप गाड़ियां रिपेयर कर पाएंगे। कहा कि प्रदूषण होता है साहब, आप शहर के बीचों बीच में गाड़ी रिपेयर करते हैं। तो इस सब के पीछे मकसद ये है कि कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा मिले, छोटा आदमी अपना काम न कर पाए। और आप देखिए कि जब कोरोना काल में पूरी दुनिया संकट में थी, तब भारत का संकट उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश रहे हैं। हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा है। हर व्यक्ति मॉल में जाकर सामान नहीं खरीदता, हर व्यक्ति डिपार्टमेंटल स्टोर से ऑनलाइन सामग्री नहीं मंगाता। वो मोहल्ले की किराने की दुकान पे जाता है, 10-20 रुपए की चाय पीता है, वो 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल में नहीं जाता। लेकिन इन सब बातों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। जो सरकार गेहूं इंपोर्ट करने की बात करे, दलहन इंपोर्ट करने की बात करे, आप अपने किसानों को तो मार रहे हैं और गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये बात बोलते भी नहीं है क्योंकि आपको शर्म आती है। आप यही कहते हो कि मैं 2024 में भी झंडा ध्वजारोहण करूंगा, लाल किले की प्राचीर करूंगा, मतलब मैं 2024 पे, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में आऊंगा। इरादा तो ये कहने का है। तो देश के लोग इन सब चीजों से बहुत आजीज आ चुके हैं, क्योंकि लोगों की परेशानी इतनी ज्यादा है और सरकार उनकी तरफ बात करने को तैयार नहीं। अब मध्य प्रदेश में जिन लोगों को टिकट दिया गया है, 39 लोगों को, उनमें केवल जातीय समीकरण है। जैसे प्रीतम लोधी को टिकट दिया है, उमा भारती के परिजन है, उन्हें जो टिकट दिया गया है वो टिकट ऐसी सीट से मिला जहां उनके जीतने की संभावना शून्य है। लेकिन टिकट इसलिए दिया गया है कि लोधी समुदाय की दूसरी जगह वोटर हैं, उनको फायदा हो जाए। तो ये जो जाति समीकरण, जाति आ जाओ, धर्म आ जाओ, इकोनॉमी को जाने दो, संविधान की धज्जियां उड़ा दो,
और जिस आर्टिकल का जिक्र आप कर रहे थे विवेक देवराय का, तो शुरुआत यही है कि यह संविधान हमें नहीं चाहिए क्योंकि सब लोगों को बराबरी की बात करता है। यह संविधान कहता है कि संविधान सर्वोच्च है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च नहीं है। यह संविधान हमारी कुछ संस्थाओं को बहुत महत्व देता है। तो ये सब चीजें सरकार को खटक रही है और वो पिछले दरवाजे से पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने पर जुटी हुई है। इसलिए लोगों का जागरूक होना जरूरी है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन खतरे जो हमें दिखते हैं उससे कहीं गहरे खतरे देश के सामने हैं और देश की जनता को उन खतरों से आगाह कराने की जरूरत है, जो इंडिया और राहुल गांधी करा रहे हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं उन सब का जिक्र प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से किया, रेहड़ी वालों का जिक्र किया, हजामत बनाने वालों का जिक्र किया, खोमचे वालों का किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे राहुल गांधी यहां जा रहे हैं मतलब यह महत्वपूर्ण वर्ग है देश का। तो राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं कि मोदी क्या बोलेंगे, कब तक बोलेंगे और कितना बोलेंगे। राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं, मोदी जी एजेंडे के पीछे पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं।